शमीम बीबी ने अपनी 10 साला बेटी रिजवाना को सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजमत के लिए भेज दिया। जज की बीवी ने रिजवाना पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और लोहे की रॉड से इसकी टांगें तोड़ दी और हाथों के नाखून निकाल दिए। और जब रिजवाना की माँ से बात होती तो मालकिन कहती, बोलो मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन शमीम बीबी को कॉल आई कि अपनी बेटी को ले जाओ। शमीम बीबी रावलपिंडी जज के घर पहुंची तो मालकिन बोली, अपना कचरा उठाओ और दफा हो जाओ। जैसे ही शमीम बीबी ने बेटी को हाथ लगाया तो उसकी रूह लरस गई। नन्ही रिजवाना का हाथ पूरी तरह से कपकपा रहा था। वो खुद भी थर थर कांप रही थी। जब सोमिया आसिम ने इसकी तरफ मोबाइल फोन बढ़ाया, सोमिया आसिम की घूरती नजरों ने तो रिजवाना का हलक तक खुश कर दिया था। खौफ के मारे वो बुरी तरह से कांप रही थी। सांस लेना भी जैसे इसके लिए दुश्वार हो रहा था। वो यूं हाँप रही थी जैसे बहुत लंबा सफर भागकर तय करके आई हो। सोमिया आसिम कहने लगी, तुम्हारी माँ का फोन है, बात करो। इसने जिस लहजे में रिजवाना से बात की थी, इसके आंसू आंखों से गिर रहे थे। इसने कपकपाते हाथों से मोबाइल पकड़ा और कान पर लगाया। शमीम बीबी ने जब कहा, कैसी है मेरी बच्ची, ये सुनकर रिजवाना का दिल कट के रह गया था। जी चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए और सब कुछ कह दे जो इसके साथ सिविल जज आसिम हफीज के घर हो रहा था। लेकिन सोमिया की घूरती खा जाने वाली नजरों ने तो रिजवाना का खून तक खुश कर दिया था। वो बामुश्किल माँ की बात का जवाब दे पा रही थी कि तभी शमीम बच्ची से खुशगवार लहजे में बोली कि बच्चे, कोई परेशानी तो नहीं? बीबी जी तुम्हें ज्यादा काम तो नहीं देती? ठीक खाती पीती हो ना? अगर काम नहीं होता तो बता दे, मैं आकर तुझे ले जाऊंगी। वो वही जुमले दोहराने लगी जो फोन आने से पहले सोमिया आसिम ने इससे कहे थे। कहने लगी, अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। बेगम साहिबा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे खाने पीने को सब कुछ मिलता है। जो बेगम साहिबा खुद खाती हैं वही मुझे भी दे देती हैं। ये कहने के बाद रिजवाना की सिसकियां बुलंद हुईं तो फौरन से सोमिया आसिम ने इसके हाथ से फोन छीन लिया। शमीम ने जब बेटी की सिसकियां सुनी तो दिल पर घूंसा सा पड़ा था। कहने लगी, बेगम साहिबा मेरी बच्ची रो क्यों रही है? सोमिया कहने लगी, जाहिर है माँ से बात करेगी तो रोएगी। हर बच्चा ही माँ की आवाज सुनकर रोने लगता है। तुम फोन करती हो तो ये कई कई दिन रो रो कर हमारा जीना हराम कर देती है। जब तक तुम फोन करती रहोगी ये कभी भी दिल लगाकर काम नहीं करेगी। मैंने तो आज तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम ये ना समझो कि मैं माँ बेटी की बात नहीं करवाती। सोमिया ने कहा, बेगम साहिबा असल में रिजवाना कभी भी मेरे बगैर नहीं रही, इसलिए बात कर लेती हूँ ताकि वो मुझसे उदास ना हो। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, चलो मैं 10 दिन बाद फोन कर लिया करूंगी। शमीम की बात सुनकर सोमिया ने कहा, ना ना ना, 10 दिन नहीं। देख, जब मैं बेहतर समझूंगी तेरी बात करवा दूंगी। तू ये समझ कि तेरी बेटी महफूज हाथों में है। शमीम बीबी ये सुनकर मुतमईन हो गई, लेकिन जो सुतम रिजवाना सह रही थी वो नाकाबिले बर्दाश्त था। रिजवाना से जरा सा काम भी खराब होता तो सोमिया इसे सख्त तरीन सजा देती। कभी तो रिजवाना को लगता जैसे वो नफसियाती मरीजा है या तशद्दुद पसंद है। माँ की कॉल बंद हो चुकी थी तो सोमिया ने एक उचाट नजर रिजवाना पर डाली जो इसके पहलू में बेड पर बैठी थी। अगले ही पल इसने घूंसा मारकर रिजवाना को बिस्तर से नीचे गिराया और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। कहने लगी, हो गई तेरी माँ से बात? अब जा और जाकर नेल कटर लेकर आ पहले मेरे पैरों के मिसाज कर और फिर मेरे पैरों के नाखून उतार। इतना कहकर सोमिया अपने बालों को झटकती मोबाइल उठाकर गाने लगा चुकी थी। रिजवाना ने एक नजर सिसक कर बेगम साहिबा को देखा। इसे यहाँ आए हुए अभी 10 दिन हुए थे और कोई ऐसा दिन नहीं था जब बेगम साहिबा ने इसे पीटा ना हो। वो दराज से नाखून तराश लेकर आई और सोमिया के पैरों की तरफ होकर बेड पर बैठने लगी तो सोमिया ने जोर से पैर इसके पेट पर मारा। गाली देकर कहने लगी, नीचे बैठ, जो तेरी औकात है, ऊपर कहाँ घुसी चली आती है। पेट में पैर इस कदर शदीद लगा था कि वो दर्द से लूट पूट हो गई। मैदे और आंतों पर शदीद दबाव पड़ा था। आखिर जान ही कितनी थी मासूम बच्ची की। वो पेट पर हाथ रखे हाय अम्मी जी कहकर रोई तो सोमिया गुस्से से चीखी। मजबूरन अपना दर्द भूलकर वो इसके पास आई और कपकपाते हाथों से नाखून तराश से नाखून उतारने लगी। आज तक इसने नाखून नहीं उतारे थे। कुछ तो बेगम का भी खौफ था, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करे। मगर अगले ही पल जो ही रिजवाना ने इसके नाखून पर नाखून तराश रखा तो नाखून के साथ साथ मांस भी नाखून में आकर कट चुका था। सोमिया चिल्लाकर उठ बैठी और दर्द से कराने लगी। सिर्फ मांस कटा था, खून नहीं बहा था। मगर सोमिया गुस्से के मारे आगे बढ़ी और अपना मोबाइल पूरी कुवत से रिजवाना के सर पर दे मारा। कहने लगी, देख
अब मैं तेरे नाखूनों के साथ क्या हशर करती हूँ। इतना कहकर सोमिया ने रिजवाना को बालों से पकड़कर बेड पर ऊंधे मुंह गिरा दिया। वो बच्ची तो सर में मोबाइल लगने की वजह से पहले ही माउफ दिमाग करा रही थी कि सोमिया ने इसका मुंह बिस्तर के तकिए से दबाकर ऊपर दूसरा तकिया रख दिया। बच्ची का सांस बंद हो रहा था। वो अपना पैर इस तकिए पर रखकर दबाने लगी। रिजवाना का हाथ सामने लाई और उंगलियों के नाखून पूरी कुवत से नाखून तराश से उखाड़ने लगी। रिजवाना का सांस उखड़ा था। क्या कम अजियत थी जो इसके नाखून उखाड़कर दोहरी अजियत दी जा रही थी। वो औरत नहीं बल्कि डाइन थी। मासूम बच्ची के सारे नाखून जड़ से उखाड़कर फेंके। उंगलियों से खून जारी था। वो दर्द और सांस न लेने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। बच्ची की चीखें पूरे बंगले में गूंजी थीं, लेकिन वहां मौजूद किसी मुलाजिम की हिम्मत ना थी कि सिविल जज की बीवी के सामने खड़ा होकर इसके जुल्म का एहतसाब करता। सोमिया की जुल्म की इंतहा ये थी कि रिजवाना के सारे नाखून जड़ से उखाड़ चुकी थी। सोमिया बेहोश हो रही थी न जाने कितने घंटे। जब होश आया तो फर्श पर गिरी पड़ी थी। सर और हाथों के साथ साथ पैरों में भी दर्द हो रहा था। बेगम साहिबा ने न सिर्फ हाथों के बल्कि पैरों के नाखून भी निकाल दिए थे। इसके हाथों की उंगलियों और पांव की उंगलियों से अभी तक खून बह रहा था। वो पूरी तरह से तड़पे जा रही थी। जब दोबारा सोमिया कमरे में दाखिल हुई, बेचारी बच्ची सहम कर एक कोने में छुपकर माफिया मांगने लगी। सोमिया ने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा कि इस कुतिया को क्वार्टर में फेंक दो। मुलाजमा रिजवाना को पकड़े इसे क्वार्टर में ले गई। रिजवाना के आंसू खुश नहीं हो रहे थे। अम्मी अम्मी कहकर रोए जा रही थी। रिजवाना की तरफ देखकर उस मुलाजिम की आंखें भी नम हो गईं। इसने रिजवाना को बहलाया और कहने लगी कि आइंदा बेगम साहिबा के काम बड़े एहतियात से करना। ये बड़ी सख्त गिर खातून है। ये रात रिजवाना ने रो रो कर गुजारी थी। बार बार यही कहती रही, अम्मी आकर मुझे ले जा, ये औरत मुझे मार डालेगी। इसका दिल बहुत सख्त है। यहाँ बेटी तड़प रही थी और वहां शमीम को नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसे रिजवाना का ख्याल आ रहा था। आंखें बंद करती तो बेटी की सिसकियां सुनाई देती जो इसने फोन पर सुनी थी। दिल तो उसी वक्त तड़प कर रह गया था, लेकिन अपने घर की बेबसी को देखकर खामोश थी। छोटे छोटे और भी बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए इसे रिजवाना के लिए ये कदम उठाना पड़ा। अगले रोज सोमिया ने रिजवाना को बुलाया तो हाथों पर पट्टियां बंधी थी जो कि उसी मुलाजमा ने बांधी थी। वो पट्टियां देखकर कहने लगी कि ये क्या तूने हाथों पर पट्टियां बांध रखी हैं। चल इसे उतार और जाकर बर्तन धो। रिजवाना की रो रोकर हिचकी बंध गई थी। अभी भी सिसकियां इसके अंदर से निकल रही थीं कि जब उस मुलाजमा ने कहा कि बेगम साहिबा, इसके हाथ बहुत जख्मी हैं, इसके हिस्से के बर्तन मैं धो देती हूँ। ये कहना था कि सोमिया ने मुलाजमा को घूर कर देखा और कहने लगी, इसके साथ हमदर्दी करेगी तो तेरा भी वही हशर करूंगी जो इसका किया है। इसने रिजवाना का हाथ पकड़ा और इसके नाखूनों पर की गई पट्टियों को उतारने लगी। वो भी रो रही थी। इस बेदर्दी से सोमिया ने पट्टियां उतारी थीं कि खून से पट्टी जख्म पर चिपक चुकी थी। इसने बेदर्दी से खींचकर उतारा था। रिजवाना की उंगलियों से दोबारा से खून बहने लगा। उसी हालत में इसने सारे बर्तन धोए थे। जब बर्तनों की चिकनाई मिसाला जरा सा भी इसके गोश्त पर लगता तो वो चीख उठती। आहिस्ता आहिस्ता ही इसके जख्म भरे थे। रिजवाना 14 साल की थी और इसके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। एक बार वो सोनिया के कमरे की सफाई कर रही थी जब इसकी नजर सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो चुके थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। इसने अपने बाल देखे तो बहुत ही बिखरे हुए थे। सोचा कि चलो अपने बाल ही बना ले। जाने किस ख्याल के तहत इसने सामने ड्रेसिंग पर रखे हेयर ब्रश को उठाया और अपनी चुटिया खोलकर अपने बाल ब्रश करने लगी। इसे क्या पता था कि इसने एक बार फिर जुल्म को दावत दे दी है। अचानक उसी वक्त सोमिया के कमरे का दरवाजा खुला। सामने सोमिया खड़ी थी। यह देखकर रिजवाना के हाथ से ब्रश जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह से डर गई थी। सोमिया इसके पास आई और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रश को हाथ लगाने की। तू कमी कमीन जात की अदनी सी लड़की और मेरे हेयर ब्रश से अपने बाल बनाए। फिर क्या था। सोमिया ने इतनी जोर से रिजवाना के बाल खींचने शुरू किए कि जड़ से उतरने लगे। रिजवाना की तो चीखें बुलंद हो गई थीं। जहां जहां से बाल खींचे थे वहां से खून रिसने लगा था। सोमिया कहने लगी, मैं तेरे बालों को इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं कि तू इसे कंगा कर सके। न जाने कैसा जुनून था उस औरत के अंदर, कैसी सफाकी थी कि वो फिरौन बन बैठी थी। इतनी अना, इतना तकब्बुर, आखिर किस बात का था इसमें। इसने सोमिया के उसी के गले में मौजूद दुपट्टे से हाथ बांधे और दुपट्टे का दूसरा हिस्सा कमरे में मौजूद खिड़की की ग्रिल से बांध दिया।
सोमिया रो रो कर माफी मांग रही थी कि माफ कर दो बेगम साहिबा, मुझ पर जुल्म ना करना, मुझे बेशक खाने को ना देना, आप नया ब्रश खरीद लेना, मुझे तनख्वाह भी मत देना। मगर वो सफाक दिल औरत हेयर स्ट्रेटनर मशीन ऑन करके इसके करीब चली आई और देखते ही देखते रिजवाना के घने स्याह बाल जल जल कर सुनहरी होने लगे। इसने रिजवाना की गर्दन के पास हेयर स्ट्रेटनर मशीन रखी थी। शदीद गर्म स्लाइड इसकी गर्दन को चला रही थी। बाल जल जल कर नीचे गिर रहे थे। दर्द के मारे वो चिल्ला रही थी, मगर सफाक दिल औरत को सुकून मिल रहा था। जब सारे बाल जल गए तो छोटी कैंची ले आई। बड़ी फुर्सत से रिजवाना का सर ग्रिल में फंसाया और नोच नोच कर जड़ों से बाल काटने लगी। सिर्फ बाल नहीं, जड़ से मांस भी कट रहा था। मासूम बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। बार बार कह रही थी कि बेगम साहिबा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। बार बार अपनी अम्मी को आवाज देकर कहती कि मुझे ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, बेगम साहिबा मुझे मार देगी। इसका मांस नोचा जा रहा था, इसके मांस बालों के साथ उतर कर आ रहा था। खून इसके सर से जारी हो चुका था, पूरा सर खून से तर हो गया था। सोमिया को इसके सर से बाल की जड़ नजर आना बंद हो गई। इसे ये बात भी खलने लगी। इसने मारे गुस्से की वही कैंची उठाई और नुकीले हिस्से से इसके सर पर मारना शुरू कर दी और कहने लगी कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मेरे हाथों कत्ल ना हो तो कहना। बेचारी बच्ची अपने दिमाग में नुकीली चीज पेवस्त होने का दर्द सहते सहते एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। वो बेहोशी की हालत में भी करा रही थी, अपनी अम्मी को आवाजें दे रही थी, मगर इसकी आवाज कौन सुनता। वहीं पर दुपट्टे के साथ बंदी बेहोश होकर लटक रही थी। कितनी देर बेहोश रही। जब सोमिया ने देखा कि इसे होश नहीं आया और वहीं लटकी पड़ी है, तो पैरों की ठोकर मारकर देखने लगी कि कहीं मर तो नहीं गई। इसने फौरन एक मुलाजमा को बुलाया और कहने लगी कि इसके मुंह पर पानी मारकर देखो, जिंदा है या मर गई है। अगर मर चुकी है तो इसे बाहर फेंकवाओ, मुझे ये कचरा मजीद घर में नहीं चाहिए। मुलाजमा ने जब इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। मुलाजमा तो खुद इसकी हालत देखकर हाँप पड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। इतनी छोटी बच्ची और इतनी ज्यादा दर्द भला कैसे बर्दाश्त कर रही थी। इसके सर से खून बहकर इसके सारे कपड़ों को तर्क कर चुका था। इसके सर में गहरे जख्म थे। मुलाजमा से तो इसके सर की जानिब देखा तक नहीं जा रहा था। इसने इसे दुपट्टे से खोला और उठाकर क्वार्टर में ले आई। इससे जो बन पड़ी इसने किया और इसके सर पर दुपट्टा बांध दिया ताकि इसके जख्म पर कोई मक्खी ना बैठे। काम करने वाली मुलाजमा का इसकी हालत देखकर ब्लड प्रेशर लो हो चुका था। वो बेहोश होने को थी। न जाने उस मासूम बच्ची ने कैसे इतना दर्द बर्दाश्त किया था। इसे जब होश आया तो दर्द की लहर पूरे वजूद में दौड़ रही थी। इसे तो लगा था शायद वो मर जाएगी, मगर न जाने कितनी बर्दाश्त थी इस मासूम बच्ची में कि अभी तक सांसें ले रही थी। इसके सर के जख्म पर मरहम के नाम पर कुछ भी ना लगाया गया। बस इसका एक दुपट्टा था जो मुलाजमा इसके सर पर बांध दिया करती ताकि इसका खून बंद रहे। सोमिया इसकी इस हालत पर हंसती और मजाक उड़ाती। सिर्फ एक दिन ही वो आराम कर पाई थी। अगले रोज दोबारा उसने मुलाजमा को कहा कि रिजवाना को यहाँ लेकर आओ। इसके बाप का घर नहीं है जो वो आराम करती फिरेगी। इसे कहो आए और आकर फर्श धोए। मुलाजमा मजबूरन गई और रिजवाना को कहने लगी कि बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं। वो तो पहले ही डरी हुई थी, माँ को आवाजें दे रही थी। जब मुलाजमा की बात सुनी तो चलती हुई आई और लड़खड़ाते हुए बामुश्किल काम करने लगी। इसकी हाथ की उंगलियों के नाखून थोड़े बहुत निकल आए थे। उंगलियों के जख्म ठीक थे, मगर सर के जख्मों में शदीद दर्द हो रहा था। वो तड़प रही थी, रो रही थी, मगर सोमिया को इसकी आवाज से भी मसला था। कहने लगी कि मुझे तुम्हारे हलक से रोने की आवाज ना आए, खामोशी से सारा फर्श धो। जरा भी फर्श गंदा नजर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। सोमिया सर पर दुपट्टा बांधे हुए फौरन घर की सफाई करने लगी। इसे चक्कर आ रहे थे, जिस्म में कमजोरी थी। वक्त पर खाना भी तो नहीं खाया था, आज सुबह से भूखी थी। काम करते करते जब अचानक इसे चक्कर आया तो वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था, चलना मुश्किल था, पाइप हाथ से छूट चुका था। ये मंजर सोमिया ने देख लिया। कहने लगी कि अब क्या मौत पड़ गई है जो माँ को आवाजें दे रही हो। खामोशी से फर्श क्यों नहीं धो रही तुम। सोमिया कराती हुई बोली, बेगम साहिबा आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रिजवाना डर के मारे रोते हुए बता रही थी। जब सोमिया इसके पास आई और वही पाइप पानी का इसके मुंह पर लगा दिया, वो बुखला कर रह गई। उठकर हटने लगी। अचानक पानी आने से वो इसके नाक के रास्ते दाखिल होकर सांस की नाली में जा चुका था।
सोमिया का सांस बंद हो गया। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी, नीलो नील होने लगी। जब मुलाजमा ने आकर कमर पर घूंसे मारे और क्या करने को कहा, तब जाकर सांस की नाली खुली और इसे सांस आया। ये सब 1 मिनट में हुआ था। सोमिया ने मारे गुस्से के मुलाजमा को हटाया और कहने लगी कि ड्रामे हैं इस कमजात कुतिया के, अभी देखना कैसे इसकी आंखें खुलती हैं। इतना कहकर सोमिया इस मासूम बच्ची को घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगी। वो बच्ची एक बार फिर एक अजियत से गुजरने लगी थी। जितनी इसमें हिम्मत थी जमा करके कहने लगी कि माफ कर दो, मुझे मुझे वापस अम्मा के पास भेज दो। मैं यहाँ रहकर काम नहीं कर सकती, मुझे मत मारो, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। सोमिया से घसीटते हुए कमरे में ले गई और कहने लगी कि अब तुम्हारी आंखें ठीक से खुलेंगी। इतना कहकर इसने दरवाजा बंद कर दिया। इसने समिया को गर्दन से दबोचा और अपने सामने फर्श पर बिठाया। खुद वो सोफे पर बैठी थी और समिया को अपनी टांगों की गिरफ्त में फंसाकर कहने लगी कि ऊपर देखो और आंखें खोलो। समिया डरते डरते जो आंखें खोलकर मालकिन को देखने लगी तो इसने अपने लंबे नाखून सामने किए। इसके नाखून किसी वहशी दरिंदे जैसे लंबे थे। इसने रिजवाना की खुली हुई आंखों में अपने नाखूनों से मारना शुरू कर दिया। न जाने दर्द की क्या इंतहा थी जो रिजवाना पर गुजर रही थी। समिया ने अपने लंबे नाखून इस बच्ची की आंखों पर मारना शुरू कर दिए। वो इसकी आंखों के डेले यूं नोचकर बाहर की जानिब धकेल रही थी कि गोया इसके डेले आंखों से बाहर निकालना चाहती हो। रिजवाना दर्द के मारे तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए मालकिन को धक्के दे रही थी, मगर वो औरत हंस हंसकर इसकी आंखों में अपने नाखून मार मार कर इसकी आंखें निकालना चाहती थी। जब इसकी आंखों से खून जारी हो गया तो इसने इसे वहीं फर्श पर फेंक दिया। रिजवाना किस किस दर्द को याद करके रोती और तड़पती, सर का दर्द याद करती या आंखों का दर्द याद करके रोती तड़पती। चीख चीख कर वो रो रही थी, तड़प रही थी, मगर इस जालिम बदबख्त औरत ने वहीं पर डंडा उठाया और इसे मारना शुरू कर दिया। डंडा टूट गया तो अपनी हाई हील्स निकाली और इस हाई हील को इस बच्ची की कमर में मारना शुरू कर दिया। इसे जिस कदर हो सकता था वो जुल्म करती रही, यहाँ तक कि बच्ची जब बिल्कुल बेहरकत हो गई तो वो इसे गालम गलोच देती कमरे से निकल गई। वो सारा दिन रात और अगला पूरा दिन भूखी प्यासी उसी कमरे में पड़ी रही। इसमें तो इतनी भी हिम्मत ना थी कि जो कराकर अपनी माँ को आवाज दे सकती। इसके दिमाग के जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। इसकी आंखों में इस कदर दर्द था कि वो आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी। दर्द और सूजन के मारे आंखें सूजकर खुलने के काबिल ही नहीं रही थीं। समिया को जब याद आया कि रिजवाना कमरे में बंद है तो दरवाजा खोलकर कमरे में देखने चली आई। रिजवाना यूं ही फर्श पर पड़ी हुई बेहोश थी, बुखार से तड़प रही थी और आंखें सूज चुकी थीं। सर में मौजूद जख्मों से कीड़े निकलकर बाहर फर्श पर रेंग रहे थे। इसने जब ये मंजर देखा तो शदीद घिन करने लगी कि रिजवाना अब यहाँ गंदगी फैलाएगी। इतना कहकर इसने अपने खास बंदे को फोन किया जिसने इसे ये लड़की बतौर मुलाजमत दिलवाई थी और कहा कि इसे ले जाए, ये कचरा मुझे मजीद अपने घर में नहीं चाहिए। यही बात इसने शमीम को भी कही। शमीम ने सोचा कि हो सकता है बच्ची ने काम ठीक ना किया हो। उस शख्स ने फोन करके शमीम को बताया कि तुम्हारी बेटी को मैं फलां जगह लेकर आऊंगा, तुम वहीं आ जाना। शमीम सरगोदा रहती थी जबकि रिजवाना इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज के यहाँ काम कर रही थी। इसने उसी वक्त अड्डे से गाड़ी ली और अपनी बेटी को लेने के लिए चली आई। उन्होंने इससे खास ताकीद की थी कि घर मत आना, बल्कि हमारी बताई हुई जगह पर ही लेने आना। शमीम भी अपनी बच्ची को लेने के लिए पहुंच गई। उस वक्त रात हो चुकी थी। जब वो शख्स इसकी बच्ची को छोड़ने आया, क्या देखती है कि इसकी बच्ची के सर पर एक स्कार्फ रखा गया है। इसका पूरा चेहरा स्कार्फ से यूं ढका गया था कि ना तो इसका सर नजर आ रहा था और ना ही इसकी आंखें पूरी तरह नजर आ रही थीं। ये इसलिए किया गया ताकि माँ को इस अंधेरे में बच्ची का चेहरा ना दिखाई दे सके। वो शख्स इसे वहां छोड़कर चला गया। शमीम ने बच्ची का बाजू पकड़ा तो वो दर्द से कराहने लगी, कहने लगी, हाय अम्मी, आराम से पकड़े। शमीम ने सोचा कि हो सकता है बेगम साहिबा ने काम ना करने पर इसे मारा हो, मगर जैसे ही वापस गाड़ी में जाने लगी तो धक्कम पील से रिजवाना गिर गई। गिरते ही इसकी हालत खराब हो गई और स्कार्फ भी उतर गया। शमीम के तो पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। बच्ची की हालत देखी तो फौरन वहीं से इसे अस्पताल ले गई। इसके सर में कीड़े थे, आंखों में जख्म थे और वजूद जख्मों से भरा पड़ा था। ये बच्ची अस्पताल में लाई गई तो हर कोई इसे देखने लगा। फौरन तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। हर कोई रिजवाना के हक में बोल रहा था। सिविल जज और इसकी बीवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। वहीं सारी सच्चाई रिजवाना ने मुंह बोलकर होश आने पर बताई थी।
जब सिविल जज और उसकी बीवी पर केस बना तो सिविल जज शमीम बीबी को फोन करके धमकियां देने लगा, पैसों की ऑफर भी की, मगर शमीम बीबी ना मानी। इनको तो बस अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए था, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मगर चंद रोज सोमिया को जेल में रखने के बाद जमानत दे दी गई। कहा गया कि सोमिया आसिम का ज़हनी तवाजुन खराब है, इसलिए इसने ऐसा किया। मगर सवाल ये है कि अगर सोमिया आसिम का ज़हनी तवाजुन खराब था तो इतनी खतरनाक खातून पूरे बंगले की जिम्मेदारी कैसे निभा रही थी? इतने दिनों तक जुल्म हुआ, आखिर सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची को वापस माँ के पास क्यों ना भिजवाया? खुद नाइंसाफी करने वाले रिजवाना को कैसे इंसाफ देंगे? ये तो वो पाकिस्तान हरगिज नहीं था जिसका ख्वाब इकबाल और जिना ने देखा था। आज रिजवाना और फातिमा जैसी कई बच्चियां आज इस वक्त भी कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार हो रही हैं। मगर कौन है जो इनको इस मुसीबत से निकलवाकर जालिमों को इबरतनाक सजा दिलवा सके?